दोस्तों नमस्कार। एग्जाम का अंकस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है ना? दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि यह समय हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो का है और आज है 28 फरवरी। तो चलिए 28 फरवरी की जो महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी खबरें हैं उनको देख लेते हैं। लेकिन उसके पहले दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो है उसमें हम केवल उन चुनिंदा प्रश्नों को ही शामिल करते हैं जिनकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक होती है। हाँ, ये है कि हर प्रश्न का हम इतना डिटेल में आपको बता देते हैं कि आने वाले समय में जब वो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से उसे तैयार कर सकते हैं। और डेली का डेली करंट अफेयर पढ़ने से ये होता है कि जब परीक्षा नजदीक आएगी तो आपको दोहराने में आसानी होती है। आप किसी भी ईयरली पत्रिका या कोई छमाही पत्रिका कोई भी ऐसी करंट अफेयर्स की आती है, जब उसको आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आपने करंट अफेयर्स पढ़ा हुआ है, तो आसानी से आप उसे तैयार कर सकते हैं। चूंकि चुनिंदा प्रश्न ही शामिल होते हैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो बहुत बड़ी नहीं होती। हाँ, लेकिन उपयोगी बहुत होती है। आप किसी भी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो, चाहे आरओ एग्जाम जिसकी चर्चा अब शुरू हो गई है उसकी परीक्षा हो, चाहे आने वाली यूपी पीसीएस की परीक्षा हो, किसी भी परीक्षा के लिए यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा में भी करंट पूछे जाते हैं। जिस भी परीक्षा के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए जो करंट अफेयर्स आता है उसके लिए हमारी वीडियो सफिशिएंट है। प्रयास करते हैं केवल उन प्रश्नों को शामिल करें जो परीक्षा में आएंगे, ठीक है। इसलिए पूरी वीडियो देखा करिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर लिया करिए। महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप नोट कर लिया करिए और अगर नोट न कर पाए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाके आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो 28 फरवरी की महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी खबरें हैं पहले उनको देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए आज की जो पहली खबर है वह है, किस देश ने मून के साउथ पोल यानी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया है। आपको बताना है कि किस देश ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव या मून के साउथ पोल का पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया है, ठीक है ना। तो कौन सा देश है? ऑप्शन ले लेते हैं। ऑप्शन है जापान, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है भारत और ऑप्शन डी है दक्षिण कोरिया। तो जल्दी से आप हमें यह बताएं कि कौन सा देश है जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया है। तो देखिए भारत, अपना देश भारत, ठीक है। ये प्यारा भारत है जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया है और यह गर्व की बात है, ठीक है ना। गर्व की बात तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन भारत का चंद्रयान 3 मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरा था। आप भी देखे होंगे उसे, हम भी देखे थे, पूरी दुनिया ने देखा था कि भारत ने कैसे यह चमत्कार कर दिखाया था। तो चलिए देखते हैं कि चंद्रमा के जो साउथ पोल का पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र भारत ने जारी किया है उसमें किस प्रक्रिया का पालन किया गया और कौन कौन इसमें शामिल हुआ। अब दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जो भारत का चंद्रयान मिशन है, सबसे पहले चंद्रयान मिशन के बारे में जान लेते हैं, फिर इसके बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। देखिए चंद्रयान मिशन यानी इसे चंद्रयान 3 के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह चंद्रमा पर तीसरा मिशन था। तो चंद्रयान 3 मिशन की शुरुआत कब होती है भारत की? तो 14 जुलाई 2023 को, 14 जुलाई 2023, ठीक है। ये दिन याद रखिएगा, 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर, ठीक है, दोपहर 2:35 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, ठीक है, श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। कभी कभी यह पूछा जाता है कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, तो वह श्रीहरिकोटा में है, ठीक है ना, यह भी याद रखिएगा। तो श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया गया, ठीक है ना। अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया गया, ठीक है, लॉन्च किया गया। इस बात को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब बताइए 14 जुलाई 2023 को 2:35 दोपहर में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया जाता है और यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कब उतरता है? 23 अगस्त 2023 को। कब उतरता है? 23 अगस्त 2023 को यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरता है, ठीक है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरता है, याद रखिएगा, दक्षिणी ध्रुव पर उतरता है। दुनिया और स्वयं भारत भी हतप्रभ था इतनी बड़ी सफलता पाकर, ठीक है। तो 23 अगस्त 2024 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भारत का चंद्रयान 3 मिशन उतर जाता है, ठीक है ना। अब देखिए, अब कहानी इसके आगे होती है। क्योंकि पहली बार किसी ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया है, इसलिए मैं इसके बारे में आपको पूरा डिटेल बताऊंगा और आप इसे ध्यान से और धैर्यपूर्वक देखिए। यह आपकी बहुत सी परीक्षाओं में काम आने वाला है और इसमें कम से कम 5 से 7 प्रश्न तैयार हो रहे हैं, ठीक है। तो चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च कब किया गया? 14 जुलाई 2023 को। चंद्रयान 3 मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कब उतरा? तो 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा और इसी दिन को भारत में
प्रधानमंत्री मोदी ने 23 अगस्त 2023 के दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में घोषित कर दिया है। यह भी याद रखिएगा, एकदम करंट है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। ठीक है, 23 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में घोषित किया। ठीक है, दिवस के रूप में भारत में यह मनाया जाएगा, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में। ठीक है, घोषित किया गया है। अब 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में घोषित किया गया और 23 अगस्त के दिन ही चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 उतरा था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए, चंद्रयान 3 मिशन के साथ एक लैंडर था जिसकी बहुत चर्चा आपने उस समय सुनी होगी, और एक रोवर था। ठीक है, एक लैंडर था, एक रोवर था, आपने इसकी तस्वीरें भी देखी होंगी। ठीक है, लैंडर और रोवर की लगातार तस्वीरें फ्लैश भी हो रही थी। तो लैंडर और रोवर, अब देखिए लैंडर का नाम क्या था? लैंडर का नाम था विक्रम। ठीक है, और रोवर का क्या नाम था? रोवर का नाम था प्रज्ञान। ठीक है, तो अपने इन दो बच्चों के साथ जो है चंद्रयान 3 मिशन गया था। ठीक है, एक विक्रम लैंडर था और रोवर था प्रज्ञान। ठीक है, अब देखिए जब चंद्रयान 3 मिशन सफल हो गया, चंद्रमा पर चंद्रयान 3 उतर गया, तब उसके बाद शुरू होता है काम किसका? रोवर का। रोवर यानी रोवर प्रज्ञान का कार्य शुरू होता है। और आपने तस्वीरों में देखा होगा कि जब रोवर चंद्रयान 3 मिशन से निकलता है तो वह कुछ दूरी भी तय करता है। ठीक है, कुछ दूरी चलता है। ठीक है, कुछ दूरी चलता है और कई दिनों तक यह एक्टिव रहता है। उस जो दूरी वह तय करता है प्रज्ञान, उस दूरी चलने के दौरान उसने कुछ खोज किया। ठीक है, जो चीजें वहां देखी उसकी वहां से उसने तस्वीरें भेजी। अब उसके बारे में चर्चा करते हैं। उन्हीं तस्वीरों की व्याख्या करते हुए ये जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का जो भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया गया है, इसी प्रज्ञान के द्वारा जो सर्च किया गया है, जो खोजा गया है और जो भेजा गया है धरती पर, उसी के द्वारा इसका ये तैयार किया गया है पूरा भूवैज्ञानिक मानचित्र। अब देखिए, जब जो प्रज्ञान है रोवर, जब इसने कुछ दूरी तय किया तो उसको यहाँ क्या मिला? यहाँ उसे प्राचीन मैग्मा के निशान मिल गए। क्या मिले? प्राचीन मैग्मा के निशान। ठीक है, चंद्रमा पर प्राचीन मैग्मा के निशान की खोज किसने कर दी? प्रज्ञान ने। और जब प्राचीन मैग्मा के निशान मिले तो जब उसका विश्लेषण किया गया तो उससे यह पता चला कि यहाँ पे एक लावा का महासागर हुआ करता था। क्या हुआ करता था? एक, आप जानते हैं कि लावा क्या होता है, जो ज्वालामुखी से निकलता है, तो यहाँ क्या होता है? लावा का महासागर स्थित थी। जब उसका विश्लेषण किया गया तो यह पता चला कि यहाँ एक लावा का महासागर उपस्थित था। ठीक है, अब इन्हीं डाटा का उपयोग करते हुए क्या किया? भारत के 3 बड़े संस्थानों ने, अब उन बड़े संस्थानों का नाम जान लीजिए। इसमें एक संस्थान है भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला। क्या है? पहला संस्थान है भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला। ठीक है, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? यह अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। ठीक है, अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। ठीक है, दूसरा है, पहला है भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। दूसरा है पंजाब विश्वविद्यालय। क्या है? पंजाब विश्वविद्यालय। पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़। पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़। और तीसरा स्वयं इसरो की एक इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स सिस्टम प्रयोगशाला है। कौन है? इसरो की इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स सिस्टम प्रयोगशाला। ठीक है, प्रयोगशाला। तो इसरो की इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स सिस्टम प्रयोगशाला है। इन तीनों ने मिल करके जो है, जो प्रज्ञान रोवर द्वारा डाटा भेजा गया था उसका विश्लेषण किया और उसी के सहयोग से इसने जो चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव है उसका विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया है। ठीक है, अब मुझे लगता है कि इसमें जितनी चीजें हो सकती थी उसका मैंने सबको व्यवस्थित रूप से बता दिया है। ठीक है ना, कि किस देश ने मून के साउथ पोल यानी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया, तो वह भारत ने जारी किया। और कैसे कैसे घटनाएं घटती हैं इसका एक झटके से रिवीजन मैं आपको करा देता हूं कि 14 जुलाई 2023 के दिन दोपहर 2:35 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया जाता है, जो 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचता है। और इस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में घोषित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है ना, अब देखिए इसके साथ जो है एक चंद्रयान 3 मिशन के साथ एक लैंडर गया था जिसका नाम था विक्रम, और एक रोवर गया था जिसका नाम था प्रज्ञान। ठीक है ना, तो एक लैंडर और एक रोवर। रोवर का नाम देखिए यहां मिट गया है, मैं इसको ठीक कर देता हूं। रोवर का नाम था प्रज्ञान।
ठीक है, तो एक लैंडर गया था और एक रोवर गया था, ठीक है, और बाकी रोवर प्रज्ञान के द्वारा जो डाटा भेजा गया उसके आधार पर भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद, गुजरात और पंजाब विश्वविद्यालय तथा इसरो की इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स सिस्टम प्रयोगशाला ने मतलब उस डाटा का विश्लेषण किया और उसके साथ ही पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का, यानी मून के साउथ पोल का। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही है, यानी भारत सही है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, आज का हमारा जो दूसरा प्रश्न है वह है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने गोल्ड कार्ड प्लान का ऐलान किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोल्ड कार्ड प्लान का ऐलान किस देश के राष्ट्रपति ने किया है। आपने खबरों में भी देखा होगा। ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, ऑप्शन सी है अमेरिका और ऑप्शन डी है जापान। तो आपको बताना है कि किस देश के राष्ट्रपति ने गोल्ड कार्ड प्लान का ऐलान किया है। तो जल्दी से अपने आंसर दीजिए। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गोल्ड कार्ड प्लान का ऐलान किया है। ठीक है ना, आप जानते हैं कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति वर्तमान में है डोनाल्ड ट्रंप, उनका एक ही टारगेट है, मेक अमेरिका, क्या है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ठीक है, तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बनाने के चक्कर में उन्होंने जितने विदेशी या प्रवासी आए हैं जो अवैध रूप से अमेरिका में घुसपैठ कर लिए हैं, चूंकि उन्होंने उसी मुद्दे पे चुनाव लड़ा था, इसलिए उन लोगों से देश को खाली कराना शुरू कर दिया है ट्रंप ने। ठीक है, इसमें भारत के भी कुछ लोग हैं जो अवैध रूप से वहां एंट्री कर गए थे, अब उन्हें भी जो है अमेरिका वापस भारत भेज रहा है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने गोल्ड कार्ड प्लान का ऐलान किया है। अब आइए जान लेते हैं कि आखिर गोल्ड कार्ड प्लान क्या है। देखिए, ट्रंप ने गोल्ड कार्ड प्लान के ऐलान के साथ ही यह कहा कि अगर कोई व्यक्ति 50 लाख डॉलर, ध्यान दीजिएगा 50 लाख डॉलर, अगर कोई व्यक्ति 50 लाख डॉलर की फीस देता है, ठीक है, अमेरिका को 50 लाख डॉलर की फीस देता है, तो वह जो है अमेरिका में रहने का परमिट पा सकता है। अमेरिका में रहने का परमिट पा सकता है, रहने का परमिट पा सकता है। ठीक है, परमिट पा सकता है। ठीक है, इसे ही कहा गया गोल्ड कार्ड प्लान। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह ऐलान किया कि अगर कोई व्यक्ति 50 लाख डॉलर की फीस अमेरिका को देता है, अमेरिका में जमा करता है, तो उसे अमेरिका में रहने का परमिट, या वह अमेरिका में रहने का परमिट पा सकता है। मतलब कोई अप्रवासी, अमेरिकी व्यक्ति की बात नहीं है, अप्रवासी जो बाहरी लोग अमेरिका में बसना चाहते हैं, उनके लिए जो फीस निर्धारित की गई है वह निर्धारित की गई है 50 लाख डॉलर। अब आपको एक बात और बताते हैं इसके संबंध में। इसके पहले, आज के 30-35 वर्ष पूर्व अमेरिका में एक वीजा कार्यक्रम शुरू हुआ था जिसे कहते थे EB-5 वीजा, EB-5 वीजा। ठीक है, अब EB-5 वीजा क्या था? उस समय जो EB-5 वीजा था वह विदेशी निवेशक जो थे, ध्यान से देखिएगा, एक बार में तैयार हो जाएगा। EB-5 वीजा में क्या व्यवस्था थी? अमेरिका ने जो EB-5 वीजा जारी किया था आज के मान लीजिए 35 वर्ष पहले, ठीक है, 35 वर्ष पहले EB वीजा जारी किया था अमेरिका ने, और उसका जो उद्देश्य था उसमें क्या व्यवस्था थी? इसमें विदेशी निवेशकों को, EB वीजा के तहत विदेशी निवेशकों को अमेरिकी कंपनियों में विदेशी निवेशकों को अमेरिकी कंपनियों में 8 से 10 लाख डॉलर, 8 से 10 लाख डॉलर निवेश करना पड़ता था। 8 से 10 लाख डॉलर निवेश करना पड़ता था। ठीक है, निवेश करना पड़ता था। और उसके बाद जो है केवल 8-10 लाख डॉलर निवेश की बात नहीं है, इसके बाद कम से कम 10 नई नौकरियों का सृजन करना पड़ता था। 10 नई नौकरियों का सृजन करना पड़ता था, मतलब 10 लोगों को रोजगार देना पड़ता था। ठीक है, कम से कम 10 लोगों को रोजगार देना पड़ता था, तब उन्हें जो है क्या होता था, तब उनको वहां की नागरिकता मिलती थी। तब अप्रवासियों को अमेरिका की नागरिकता मिलती थी। ठीक है, अमेरिका की नागरिकता मिलती थी। ठीक है, या तभी वो अमेरिका में रह सकते थे, उन्हें रहने की व्यवस्था हो पाती थी। ठीक है, तभी अमेरिका उन्हें, मतलब उन प्रवासियों को एंट्री देता था अपने यहाँ रहने के लिए। अब देखिए, जो गोल्ड कार्ड वीजा है उसके तहत क्या किया गया है? 50 लाख डॉलर निवेश की बात, 50 लाख डॉलर फीस की बात की गई है, और 50 लाख डॉलर देकर ही कोई अप्रवासी अमेरिका में रहने का परमिट पा सकता है। इसके पहले 30-35 वर्ष पहले EB-5 वीजा जो अमेरिका में आई थी, उसमें क्या था कि विदेशी निवेशकों को अमेरिकी कंपनियों में 8 से 10 लाख डॉलर रुपए का निवेश करना पड़ता था, और उसके बाद कम से कम 10 नई नौकरियों का सृजन करना पड़ता था। अब देखिए,
जैसी भारत में बेरोजगारी है वर्तमान में, ऐसी ही बेरोजगारी अमेरिका में भी है। और उसका सबसे बड़ा जो कारण माना जाता है वो माना जाता है जो घुसपैठिए बाहर से आ गए हैं और जो बिना किसी वीजा के, बिना किसी परमिट से अमेरिका में घुस गए हैं, उन्होंने जो वहां के लोकल लोग हैं उनकी नौकरियों को खा लिया है। हालांकि दुनिया के हर देश इन समस्याओं से वर्तमान में ग्रसित है। भारत सबसे ज्यादा ग्रसित है, क्योंकि भारत तो ये धर्मशाला बन गया है। चाहे बांग्लादेशी यहाँ घुस आए, चाहे रोहिंग्या यहाँ घुस आए, राजनीति के चक्कर में इन लोगों को हटाने के लिए और इन लोगों के प्रति कोई कार्रवाई करने से बहुत समस्या होती है। अब जो लोग यहाँ बाहर से आए हैं, कोई भी रोजगार वो करेंगे तो वो क्या करेंगे कि जो यहाँ के लोकल लोग हैं उन्हीं का रोजगार छीनेंगे। ठीक है, जब वो लोग इनका रोजगार छीन लेंगे तो यहाँ के जो लोग हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे, तो वो क्या करेंगे, वो सरकार को कोसेंगे। तो यही समस्या अमेरिका में है कि जो बाहरी लोग अवैध रूप से प्रवेश कर गए हैं, एंट्री ले लिए हैं, उन्होंने वहां के लोकल लोगों का रोजगार छीन लिया। ठीक है, जब वहां के लोगों का रोजगार छीन लिया उन्होंने, तो वहां भी बेरोजगारी की सिचुएशन आ गई। तो जब इस बार ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव लड़ा तो उन्होंने यही सबसे बड़ा मुद्दा रखा कि जो अप्रवासी हैं उनको भगा दिया जाएगा। जब अप्रवासी भाग जाएंगे तो रोजगार का सृजन अपने आप हो जाएगा। साथ ही मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका को इस प्रकार से अप्रवासियों से मुक्त कराकर, बेरोजगारी को दूर कर और अमेरिका की आर्थिक व्यवस्था को सुधार कर फिर से अमेरिका को ग्रेट बनाना, यह ट्रंप के चुनावी जो उद्घोषणा थी या चुनाव के समय जो वादा था, ट्रंप ने यही वादा किया था। ठीक है ना। अब अपने उसी वादे को निभाते हुए ट्रंप जो है लगातार जिस भी देश से वहां प्रवासी घुसपैठ करके गए हैं उन सबको वापस भेज रहे हैं पकड़ पकड़ के। ठीक है, उसमें भारत के लोग भी शामिल हैं। और जब आप उनकी कहानियां पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि 50 लाख दे के, 1 करोड़ खर्च करके, 80 लाख खर्च करके इतनी दुर्गति से अमेरिका जाने का शौक क्यों लोगों को पड़ा है, पता नहीं, समझ नहीं आती बात। अगर उतना पैसा भारत में लगा के कोई व्यापार कर लेते तो अमेरिका से अच्छी जिंदगी यहाँ जी सकते थे। ठीक है, अब चलिए देखिए, अब गोल्ड कार्ड प्लान के बारे में आपने जान लिया और EB-5 वीजा के भी बारे में जान लिया। चूंकि अगर प्रश्न को थोड़ा सा इधर उधर घुमाता है और तुलना करता है तो EB-5 वीजा से भी आप इसकी तुलना कर सकते हैं। अब देखिए, गोल्ड कार्ड प्लान में 50 लाख है, EB-5 वीजा में $10 लाख है। अब चूंकि समय बीत गया है तो इसी 8 से $10 लाख की राशि को 5 गुना कर दिया गया है, तो समझिए वह $50 लाख में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है ना, तो इसे याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब चलिए आज का जो तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको देख लेते हैं। आज का हमारा तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की निगरानी कौन सा देश कर रहा है। आपको बताना है कि एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की निगरानी कौन सा देश कर रहा है। तो ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है दक्षिण कोरिया और ऑप्शन डी है नेपाल। तो बताइए कि 12वें क्षेत्रीय 3R सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की निगरानी कौन सा देश कर रहा है। तो वह कर रहा है भारत। अब देखिए, निगरानी भारत कर रहा है, किसकी कर रहा है, 12वें क्षेत्रीय 3R सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की। ठीक है, अब देखिए इस फोरम का आयोजन कहाँ हो रहा है। तो इसका आयोजन स्थल है, जयपुर, जयपुर राजस्थान में इसका आयोजन स्थल है। ठीक है ना, और यह आयोजन होगा 3 से 5 मार्च के बीच में। ठीक है, 3 से 5 मार्च के बीच इसका आयोजन राजस्थान के जयपुर में किया जाएगा। ठीक है, एक बात हो गई। दूसरी, इसके अब चूंकि भारत निगरानी की भूमिका है तो इसका आयोजक कौन है, इसका आयोजक कौन है। तो इसके देखिए आयोजक हैं यूनाइटेड नेशन सेंटर फॉर रीजनल डेवलपमेंट। ठीक है, यूनाइटेड नेशन सेंटर फॉर रीजनल डेवलपमेंट एक है, और दूसरा कौन है, दूसरा प्लस इसके साथ कौन है जुड़ा हुआ है, जापान सरकार। ठीक है, जापान सरकार। तो इसके आयोजक कौन कौन से हैं, एक है यूनाइटेड नेशन सेंटर फॉर रीजनल डेवलपमेंट और दूसरा है जापान सरकार। इन दोनों ने मिलकर 12वें क्षेत्रीय 3R सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की का आयोजन किया है और भारत उसकी निगरानी कर रहा है। ठीक है, और इसका आयोजन कहाँ हो रहा है, जयपुर राजस्थान में, भारत के जयपुर राजस्थान में इसका आयोजन हो रहा है। ठीक है ना, अब देखिए इसमें संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों में 25 देश इसमें हिस्सा लेंगे और प्लस 25 देशों के साथ साथ 25 देशों के लगभग 500 प्रतिनिधि इसमें हिस्सा लेंगे। ठीक है ना, कितने, 500 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। तो इस बात को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो 12वें क्षेत्रीय 3R सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की निगरानी कौन सा देश कर रहा है, भारत। और बाकी डिटेल मैंने आपको बताया, इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा चौथा प्रश्न है, हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रमुख सचिव बनाया गया है। आपको बताना है कि हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रमुख सचिव बनाया गया है।
तो ऑप्शन ए है उर्जित पटेल, ऑप्शन बी है पीके मिश्रा, ऑप्शन सी है संजय सिंह और ऑप्शन डी है शक्तिकांत दास। तो किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रमुख सचिव बनाया गया है? तो देखिए शक्तिकांत दास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रमुख सचिव बनाया गया है हाल ही में, ठीक है ना। शक्तिकांत दास के बारे में आप जानते होंगे, कौन है शक्तिकांत दास? ये है आरबीआई के पूर्व गवर्नर, ठीक है, आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, ठीक है, और इन्हें ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रमुख सचिव बनाया गया है, ठीक है ना। अब देखिए आरबीआई के पूर्व गवर्नर जो शक्तिकांत दास हैं, इन्हें उर्जित पटेल के स्थान पर आरबीआई का गवर्नर बनाया गया था। किसके स्थान पर? उर्जित पटेल के स्थान पर आरबीआई गवर्नर बने, ठीक है, आरबीआई गवर्नर बने, इस बात को याद रखिएगा, उर्जित पटेल के स्थान पर, ठीक है, ये आरबीआई गवर्नर बने। लेकिन आरबीआई गवर्नर बनने के पहले भी ये आर्थिक मामलों के सचिव थे। आरबीआई गवर्नर के बनने से पहले क्या थे? आर्थिक मामलों के सचिव थे, ठीक है। साथ ही यह G20 में भारत के शेरपा थे, ठीक है, G20 में ये भारत के शेरपा भी थे, ठीक है, उसी रूप में भी इन्होंने कार्य किया। साथ ही ये IMF में भी काम किया इन्होंने, G20 में भी काम किया इन्होंने, और जो है ब्रिक्स जैसे देशों में, ब्रिक्स जैसे विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है, ठीक है ना। यह वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव भी थे। क्या थे? वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में भी इन्होंने काम किया है, ठीक है, संयुक्त सचिव, वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव भी थे। और यह जो है तमिलनाडु कैडर के IAS अधिकारी हैं। कौन सा कैडर है इनका? शक्तिकांत दास का तमिलनाडु कैडर के IAS अधिकारी हैं, ठीक है, IAS अधिकारी हैं, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो शक्तिकांत दास, इन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रमुख सचिव बनाया गया है। इनके बारे में जितनी जानकारी हमारे पास थी मैंने आपको डिलीवर करने का प्रयास किया है, ठीक है। बाकी आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा 5वां प्रश्न है, किस देश ने सतत ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कहते हैं GTAT, ठीक है, GTAT पहल की घोषणा की है। GTAT का मतलब है ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया। इस पहल की घोषणा की है किस देश ने? ऑप्शन ए है नॉर्वे, ऑप्शन बी है स्वीडन, ऑप्शन सी है डेनमार्क और ऑप्शन डी है नीदरलैंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं अभी बता देता हूं, ठीक है, चाहे जो भी परीक्षा आप दे रहे हो, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किस देश ने सतत ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, किसके लिए? सतत ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया, या इसे GTAT के नाम से जानते हैं, GTAT पहल की घोषणा की है। तो जल्दी से अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो देखिए GTAT पहल की घोषणा की है डेनमार्क ने, ठीक है ना। GTAT पहल यानी ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया पहल की घोषणा किस देश ने किया है? डेनमार्क ने किया है। और डेनमार्क ने सतत ऊर्जा समाधानों पर भारत के साथ सहयोग को मजबूत करने के लिए, वैश्विक कार्बन तटस्थता के लिए अपनी साझा प्रतिबद्धता को तेज करने के लिए इसने ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया पहल की घोषणा की है, ठीक है ना। अब देखिए वर्तमान में भारत क्या है? भारत जो है वर्ष 2070 तक, ये डेट मतलब ये वर्ष एकदम रट लीजिएगा, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। भारत वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने की दिशा में काम कर रहा है। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन, ठीक है, शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने की दिशा में काम कर रहा है, ठीक है, दिशा में काम कर रहा है। यह कई बार प्रश्न पूछा गया है कि भारत कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। तो भारत ने 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने की दिशा में यह काम कर रहा है और 2070 उसका टारगेट है, ठीक है ना। तो भारत 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करेगा, ठीक है। लेकिन वहीं डेनमार्क है, डेनमार्क कब तक यह टारगेट हासिल करेगा? तो डेनमार्क का यह टारगेट है कि वह वर्ष 2045 तक ही अपना टारगेट अचीव कर ले, ठीक है, 2045 तक, ठीक है। तो ये दोनों देश मिल जाएंगे, क्योंकि भारत 2070 तक और डेनमार्क 2045 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना चाहता है। तो इन दोनों देशों ने मिलकर के सतत ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया, या जिसे GTAT के नाम से जानते हैं, तो GTAT पहल की घोषणा की है, ठीक है। तो यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। साथ ही यह पहल जरूर याद रखिएगा, वो टारगेट कि भारत 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का टारगेट है भारत का, और डेनमार्क का यह टारगेट 2045 तक ही है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आज के छठे प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा छठा प्रश्न है वह है कि किस राज्य सरकार ने जन्म प्रमाण पत्र और
प्रवेश फॉर्म जैसे प्रमुख दस्तावेजों में आधिकारिक धर्म के विकल्प के रूप में बाथुइज्म को मान्यता दी है। ठीक है, तो किस राज्य सरकार ने जन्म प्रमाण पत्र और प्रवेश फॉर्म जैसे प्रमुख दस्तावेजों में आधिकारिक धर्म के विकल्प के रूप में बाथुइज्म को मान्यता दी है? तो जानते हैं ये कौन सी राज्य सरकार है? यह राज्य सरकार है असम की। ठीक है, असम की राज्य सरकार ने आधिकारिक धर्म के विकल्प के रूप में बाथुइज्म को मान्यता दी है। अब बाथुइज्म क्या है यह जान लेते हैं कि बाथुइज्म क्या है। तो बाथुइज्म है, देखिए असम के बोरो लोग, बोरो जनजातियां हैं, तो असम के बोरो लोगों का लोक धर्म है ये। ठीक है, लोक धर्म है बाथुइज्म। ठीक है ना, बाथुइज्म क्या है? असम के बोरो लोगों का लोक धर्म है। ठीक है ना। अब देखिए बाथुइज्म के बारे में आपको थोड़ा सा और बताते हैं कि यह तो असम के बोरो लोगों का लोक धर्म है। साथ ही बाथुइज्म धर्म जो है यह जो है प्रकृति पूजा पर आधारित है। किस पर आधारित है? प्रकृति पूजा पर आधारित है। ठीक है, प्रकृति पूजा पर आधारित है बाथुइज्म। ठीक है ना। अब इसमें एक बात और बताते हैं कि शिवब्राय इसके प्रमुख देवता है। कौन है? शिवब्राय, या इसे कहते हैं शिवराय। अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो शिवराय होता है। तो शिवराय या शिवब्राय इसके प्रमुख देवता हैं बाथुइज्म के। ठीक है, प्रमुख देवता कौन है? शिवब्राय या शिवराय इन्हें कहते हैं। ठीक है ना। अब जो बाथव देवता हैं, बाथव का अर्थ क्या होता है? बाथव का अर्थ होता है ब्रह्मा या इन्हें कह सकते हैं सर्वोच्च देवता। ठीक है, सर्वोच्च देवता इन्हें कह सकते हैं। ठीक है, ब्रह्मा या सर्वोच्च देवता कह सकते हैं। बाथुइज्म में भी 5 तत्व, इन्हें पंचशीला कहते हैं। पंचशीला मतलब 5 तत्वों की पूजा की जाती है। 5 तत्व प्रमुख माने जाते हैं। वह 5 तत्व कौन कौन से हैं? एक है मिट्टी, दूसरा है जल, फिर तीसरा है अग्नि, चौथा है वायु और 5वां है आकाश। तो इसमें भी इन 5 तत्वों की महत्ता है। ठीक है ना, इनकी पूजा की जाती है, तो यह भी इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार जो है देखिए बाथुइज्म धर्म असम के बोरो लोगों का लोक धर्म है जो प्रकृति पूजा पर आधारित है और शिवब्राय या शिवराय इसके प्रमुख देवता है। बाथव का जो अर्थ होता है वह होता है ब्रह्मा यानी सर्वोच्च देवता होता है। ठीक है ना। और बाथुइज्म धर्म में भी पंचशिला यानी 5 तत्वों की पूजा की जाती है। वह है मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ठीक है। अब देखिए हमें चूंकि हम धर्म नहीं पढ़ा रहे हैं, हम सिर्फ यह पढ़ा रहे हैं कि किस राज्य सरकार ने प्रमुख दस्तावेजों में आधिकारिक धर्म के विकल्प के रूप में बाथुइज्म को मान्यता दी है। तो असम की सरकार ने ऐसी मान्यता दी है। ठीक है ना, कि जो बाथुइज्म धर्म को मानते हैं तो वो दस्तावेजों में इसे अपने एक विकल्प के रूप में इसे डाल सकते हैं, लिख सकते हैं, मान सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अब अगला देखते हैं। आज का हमारा 7वां प्रश्न है, किन 2 देशों के मध्य नई सीमा हॉटलाइन शुरू करने पर सहमति बनी है? तो नई सीमा हॉटलाइन, ठीक है, नई सीमा हॉटलाइन शुरू करने की सहमति किन 2 देशों के बीच में बनी है? ऑप्शन ए है भारत पाकिस्तान, ऑप्शन बी है भारत नेपाल, ऑप्शन सी है भारत बांग्लादेश और ऑप्शन डी है भारत चीन। तो आपको बताना है कि किन 2 देशों के मध्य नई सीमा हॉटलाइन शुरू करने पर सहमति बनी है। तो देखिए आप जानते हैं कि वर्तमान में जो हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश, वो बहुत अस्थिर स्थिति में है और वहां से लोग भाग भाग के भारत की तरफ आ रहे हैं। बहुत से लोग यहाँ पहले से भी बसे हैं जो वहां से लोगों को निकाल के यहाँ बसा रहे हैं। तो भारत और बांग्लादेश के बीच की जो वर्तमान सिचुएशन है वो बहुत तनावपूर्ण है। ठीक है, इस स्थिति में भारत और बांग्लादेश के जो बॉर्डर गार्ड्स हैं, जैसे भारत की तरफ से देखिए ये सी ऑप्शन सही है, भारत बांग्लादेश। अब इसमें देखिए भारत की तरफ से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF और बांग्लादेश की तरफ से BGB मतलब बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश। BGB का क्या मतलब होता है? बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश होता है और भारत का BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर एक समझौता किया है, एक 3 दिवसीय मीटिंग की और इस मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि भारत और बांग्लादेश, आप जानते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा है वह कितनी है? सबसे अधिक है। भारत और बांग्लादेश की सीमा कितनी है? 4096 किलोमीटर की लंबी सीमा है और इस सीमा पे इतनी जगह लूप होल है जिसका यूज करके बहुत से बांग्लादेशी भारत में प्रवेश कर जाते हैं। इससे अवैध तस्करी भी होती है, अवैध व्यापार भी होता है और साथ ही भारत में अवैध प्रवासियों का प्रवेश भी हो जाता है। ठीक है, तो इस सीमा को लॉक करने के लिए भारत सरकार प्रयासरत है और जो हॉट पॉइंट है जहां से ज्यादातर लोग अवैध तरीके से प्रवेश करते हैं उस हिस्से को लॉक करने के लिए सरकार प्रयासरत है और इसी के संबंध में BGB यानी बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश से BSF ने बातचीत किया है और बाद में दोनों में सहमति बन गई है कि दोनों देश जो है मिलकर के जो महत्वपूर्ण
हिस्से हैं वहां पे फेंसिंग का कार्य चल रहा है, ठीक है ना, सीमा पर बाड़ लगाने का या फेंसिंग का कार्य चल रहा है। और इस फेंसिंग के कार्य के लिए इन दोनों देशों ने 99 नए क्षेत्रों की पहचान की है, ठीक है। 99 नए क्षेत्र ऐसे हैं जहां से लोग भारत में अवैध तरीके से प्रवेश करते हैं, तो 99 ऐसे नए क्षेत्रों की पहचान की गई है जहां पर फेंसिंग का काम किया जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि नई सीमा हॉटलाइन शुरू करने पर जो सहमति बनी है वह बनी है भारत और बांग्लादेश के बीच, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा 8वां प्रश्न है, हाल ही में प्रगति पथ योजना, प्रगति पथ योजना किसने शुरू की है? आपको यह बताना है कि हाल ही में प्रगति पथ योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो जल्दी से आप हमें कमेंट करके बताएं कि हाल ही में भारत में किस राज्य ने प्रगति पथ योजना की शुरुआत की है। तो देखिए, कर्नाटक सरकार ने, ठीक है, कर्नाटक सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में 7110 किलोमीटर, ठीक है, कर्नाटक की सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में 7110 किलोमीटर सड़क निर्माण की योजना बनाई है, ठीक है। 7110 किलोमीटर सड़क निर्माण की योजना किसने बनाई है? यह कर्नाटक सरकार ने बनाई है और इसी योजना को उसने नाम दिया है प्रगति पथ। जो ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क का निर्माण होगा 7110 किलोमीटर का, उसी को कर्नाटक सरकार ने जो नाम दिया है वह नाम है प्रगति पथ, ठीक है। तो अगर प्रगति पथ योजना के संबंध में आपसे प्रश्न पूछा जाए तो यह कर्नाटक सरकार ने शुरू किया है, ठीक है। और यह ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण से संबंधित योजना है। इस बात को भी याद रखिएगा क्योंकि आजकल जो प्रश्नों का नेचर है वो कभी कभी एक से अधिक कथनों में या कथन और कारण के रूप में पूछा जा सकता है। तो आप इसे भी याद रखिएगा कि प्रगति पथ योजना का जो संबंध है वह ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण से है, ठीक है ना। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा 9वां प्रश्न है, अमेरिका में जॉन कैसवेट्स पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी है? आपको बताना है कि अमेरिका में जॉन कैसवेट्स पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म, ठीक है, कौन सी है? जॉन कैसवेट्स पुरस्कार जीतने वाली। तो ऑप्शन ए है एमिलिया, ऑप्शन बी है गर्ल्स विल बी गर्ल्स, ऑप्शन सी है एनोरा और ऑप्शन डी है ऑल वी इमेजिन एज लाइट। तो बताइए कि इसमें कौन सी पहली भारतीय फिल्म है जिसने अमेरिका के जॉन कैसवेट्स पुरस्कार को जीतने में सफलता पाई है। तो देखिए, यह पहली भारतीय फिल्म है गर्ल्स विल बी गर्ल्स, ठीक है, बी ऑप्शन सही है। जो भारतीय फिल्म है गर्ल्स विल बी गर्ल्स, उसे अमेरिका में जॉन कैसवेट्स पुरस्कार से नवाजा गया है, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसमें इतना ही महत्वपूर्ण है। और हाँ, एक चीज और, ऑल वी इमेजिन एज लाइट, इस फिल्म के बारे में हमने आपको बताया था, यह बाफ्टा पुरस्कार में शामिल हुई थी, ठीक है। हालांकि पुरस्कार जीतने में असफल रही, लेकिन बाफ्टा पुरस्कार में शामिल होने वाली यह भारतीय फिल्म थी, ठीक है ना। बाफ्टा पुरस्कार में शामिल हुई थी, ठीक है, शामिल होने वाली भारतीय फिल्म थी, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, इसे बाफ्टा पुरस्कार में शामिल किया गया था। हालांकि फाइनली जो है इसे कोई अवार्ड नहीं मिला, लेकिन फिर भी भारत की तरफ से यह जो है यह भारतीय फिल्म शामिल की गई थी बाफ्टा पुरस्कार में, ठीक है। तो चलिए अगला देख लेते हैं। आज का हमारा 10वां प्रश्न है, चीन के चाइना सैट 10R संचार उपग्रह को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट जीटीओ में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। इस उपग्रह को किस रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया? तो आपको बताना है कि चाइना सैट 10R संचार उपग्रह को, इसको जीटीओ यानी जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर लिया गया। तो उस रॉकेट का नाम बताना है जिसके माध्यम से इसे भेजा गया था। तो ऑप्शन ए है लॉन्ग मार्च 3B, ऑप्शन बी है गाओफेन, ऑप्शन सी है फेंगयून और ऑप्शन डी है त्यांगोंग। तो बताइए इसमें कौन सा रॉकेट है जिसके द्वारा सैट 10R संचार उपग्रह चाइना का जो है उसे भेजा गया था? तो देखिए, यह है लॉन्ग मार्च 3B, ठीक है। लॉन्ग मार्च 3B के द्वारा चाइना का यह सैटेलाइट संचार उपग्रह 10R, इसे जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है यह भी, ठीक है ना। तो चलिए, तो दोस्तों ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण यानी 28 फरवरी के महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी करंट अफेयर्स के प्रश्न। ये प्रश्न आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करिएगा, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। और अगर आपको इन तथ्यों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से आप इन प्रश्नों की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।